हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। लास्ट की जो हमारी क्लास रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा एक चैप्टर में जो 11th का आपके सेकंड चैप्टर है, उसमें हमने डिटेल में क्लासिफिकेशन और किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया है। आज की क्लास में बेटा हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बेटा याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप लोगों को करवा रहा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा जो है वो कैसा होता है, वो यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोट्स होता है ना। यूनिसेलुलर होता है यानी एक सेल से बना होता है एंड यूकैरियोट्स होता है। नेक्स्ट, जो बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं, वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? देख बेटा, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि प्रोटिस्टा में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सैप्रोफाइटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। क्योंकि अलग अलग नेचर के होते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है प्रोटिस्टा में। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि उनकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं प्लांट के केस में बात करूं, अगर प्लांट के केस में बात करूं तो आपको पता है कि प्लांट सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और ऑटोट्रॉफ में भी ये फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में भी ये फोटोट्रॉफ होते हैं। अब अगर कोई प्लांट अगर ऐसा हो, मान लीजिए जो सैप्रोफाइट हो, तो क्या आप उस प्लांट को उस सैप्रोफाइटिक प्लांट को आप कह पाएंगे कि वो प्लांट है? क्योंकि प्लांट की एक बाउंड्री है, और वो बाउंड्री किस चीज की है कि प्लांट उन्हें ही कहेंगे जो ऑटोट्रॉफ हो, जो फोटो ऑटोट्रॉफ हो, वो कैसे होंगे? वो प्लांट होंगे। इसी तरीके से देखो तुम, अगर मैं एनिमल के केस की बात करूं, अगर बेटा मैं एनिमल के केस की बात करूं, एनिमल के केस में बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि एनिमल सारे कैसे होते हैं, एनिमल सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना। एनिमल बेटा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि कोई एनिमल है जो ऑटोट्रॉफिक है या फोटो ऑटोट्रॉफिक है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो एनिमल की बाउंड्री क्या है? एनिमल की बाउंड्री हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करता हूं तो उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। नेक्स्ट, 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट। देखो याद करिए बेटा, आप लोगों ने 9th के दौरान जब 9th क्लास में जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोट होता है और यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें राइबोसोम कैसा होता है? 70S होता है। ठीक है, 70S होता है। और जो यूकैरियोट्स होती हैं उनमें 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल पाई जाती है और क्या होती है? कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है बेटा? नाम सुना है सेलुलोज इससे पहले कभी भी? सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है, एक तरह का बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है। हम सेलुलोज को डिटेल में पढ़ेंगे कब? जब हम जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, जब 3rd यूनिट में सेल के साथ, तब उस वक्त हम ये टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये जानिए कि सेलुलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में क्योंकि यूकैरियोटिक होता है, और आपको पता है कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब, मेम्ब्रेन मतलब वो ऑर्गेनेल्स, है ना, वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पे मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो ये होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी होता है।
तो जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, उनमें क्योंकि वो यूकैरियोटिक होते हैं इसीलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब मूवमेंट, प्रोटिस्टा के केस में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट तीन तरीके से हो सकता है। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया बेटा फॉल्स फीट को कहते हैं, है ना, वेल डिफाइंड फीट नहीं होता है, फॉल्स फीट जो होता है उसे सीडोपोडिया कहते हैं, या सीलिया के जरिए से या फ्लैजिला के जरिए से होता है। सीडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, इनके जरिए से उनमें मूवमेंट होता है। और इसमें रिप्रोडक्शन जो है, यानी प्रोटिस्टा के केस में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर बहुत ज्यादा कॉमन होता है बाइनरी फिजन के जरिए से। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है ना। देखो मैंने क्या पॉइंट लिखा है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन प्रोटिस्टा। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले आप आइए, तो इससे पहले क्या है, इससे पहले मोनेरा है। क्या मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था? नहीं था। मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है या नहीं है? तो यानी इससे पहले, देखिए हम एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, है ना, एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा से पहले मोनेरा था, तो क्या मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था? जी एब्सेंट था। लेकिन जैसे ही आप प्रोटिस्टा में आए तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट मिला। अब इसके आगे आप जाएंगे तो हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता रहेगा, मतलब प्रोटिस्टा से फंजाई, वहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, फिर प्लांट, फिर एनिमेलिया, हर जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, इसका ये मतलब है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, तो प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक भी होता है, सैप्रोफाइटिक होता है, होलोजोइक भी, ये तीनों तरीके से होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस केस में प्रोटिस्टा के केस में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब होता है कि उनमें दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक ऑर्गेनिज्म है उनमें टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। कब होते हैं? जब लाइट मिलती है। इसका एग्जांपल क्या है? यूग्लिना, यूग्लिना बेटा। अब इस केस में क्या होता है कि जब लाइट प्रेजेंस होती है, जब लाइट मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब लाइट नहीं मिलती है तो वो कैसे हो जाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो जब दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं उसे मिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेटा, प्रोटिस्टा को हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरह का उनका न्यूट्रिशन होता है? पहला है फोटो सिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक। ओके, फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक। दूसरा है कंज्यूमर, कंज्यूम करता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। और तीसरा है प्रोटोजोआंस, यानी न्यूट्रिशन कैसा हो? पैरासिटिक हो, ठीक है बेटा, तो उसे प्रोटोजोआंस होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स या डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट हो गया या डायटम हो गया या यूग्लिनॉइड्स हो गया, ये तीन हो गया। कंज्यूमर में क्या? कंज्यूमर में बेटा ये सैप्रोफाइटिक होता है। इसका एग्जाम्पल है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड, acellular slime molds and cellular slime mold। ठीक है बेटा। और प्रोटोजोआंस क्या है? इसका जैसे
जूफ्लैजिलेट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा को हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन किस तरह का है, उसे हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक में। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको फिर सबसे लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स, और इस ये इंक्लूड करता है डायटम्स या डेस्मिड्स को। इसके अंदर 2 चीज आती है क्राइसोफाइट्स में, 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके, एक डायटम है और एक डेस्मिड्स है। डेस्मिड्स इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन अलगा। ठीक है, इसे हम लोग गोल्डन अलगी भी कहते हैं। और डायटम्स के लिए खास बात बता दे रहा हूं, 50 बार मेडिकल में आ चुका होगा इसका क्वेश्चन। वो क्या है, ये चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। डायटम्स क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर इन, यानी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ओशन में, वो इसी डायटम्स के जरिए से ही होता है प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्टिविटी जो होती है ओशन की, वो सबसे ज्यादा इसी डायटम्स के जरिए से बेटा होती है। ये जो क्राइसोफाइट्स है, ये दोनों जगह यानी फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में दोनों जगह पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। यानी फ्लैजिला, देखो फ्लैजिला या सीलिया, अभी पुरानी वीडियो में आप लास्ट उस स्लाइड में देखिए, फ्लैजिला या सीलिया मैंने लिख रखा है कि किस किस तरीके से मूवमेंट होता है, सीलिया के जरिए से, फ्लैजिला के जरिए से एंड सीरोपोडिया के जरिए से। तो ये जो सीलिया फ्लैजिला होते क्या है, असल में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके जरिए से मूवमेंट होता है, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनके केस में क्या है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो जब अगर फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो क्या ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर लेंगे। उसका रीजन ये कि ये बहुत लाइट वेट होते हैं, इनके पास लिपिड होती है जिसकी वजह से लाइट वेट होते हैं, और ये सरफेस पे ऐसे तैरते रहते हैं, है ना। और पानी की जो स्ट्रीम होती है, वाटर स्ट्रीम जो होती है, उसके जरिए से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने लिखने की है कि बेटा ये कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग नेचर होता है इनका। और ये फ्री फ्लोटिंग नेचर कैसे होगा, वाटर करंट के जरिए से, ड्यू टू लाइट वेट लिपिड। नेक्स्ट है, इन डायटम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायटम से केस में सेल वॉल और सिलिका, सेल वॉल जो बनी होती है वो सिलिका और सेलुलोज की वजह से होती है। इसी सिलिका की वजह से डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और बहुत से इकोनॉमिक प्रोडक्शन ये करती है। अच्छा, अब अगर सेल वॉल को देखोगे ना तुम डायटम्स के केस में, तो ऐसा दिखता है जैसे साबुन का केस होता है ना, साबुन का कभी केस देखा है, वो कैसा होता है, ऐसा होता है कि एक को तुम दूसरे के अंदर ऐसे ऐसे रख दो, ऐसे, ऐसा होता है ना केस। ये देखो, देखो ऐसा होता है बेटा, है ना। ये सेल वॉल है, ये ऊपर वाली, इसे हम लोग कहते हैं इपिथीका, ऊपर वाले को इपिथीका कहेंगे। जो नीचे वाली है इसे हम लोग हाइपोथीका कहेंगे। ठीक है, हाइपोथीका कहेंगे। और ये ऊपर जो है, इसकी कवरिंग जो है, उसे हम लोग म्यूसिलेज कहेंगे। म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होती है उसे हाइपोथीका एंड इपिथीका होता है। फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टिक कर लो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, कि जो सेल वॉल होती है डायटम के केस में, वो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और सिलिका से। इसी सिलिका की सेल वॉल की वजह से, सिलिका जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से डायटम्स जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। और इसी वजह से इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत सी चीज है, यानी बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज होती है जिस चीज को हम बनाते हैं इसी डाई एटम की वजह से।
इसकी सेल वॉल कैसी दिखती है, जैसे सोप केस होता है ना, सोप केस। और क्वेश्चन पूछा गया बेटा मेडिकल में, वहां पे टर्म इस्तेमाल करके कि किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल सोप केस की तरह होती है। तो ये मैंने बताया वो डायटम्स की होती है, जिसमें दो केस होता है, ऊपर वाले को इपिथिका कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोथिका, और म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। देखो बेटा, सिलिका इज डिपॉजिटेड इन सेल वॉल विच मेक द सेल वॉल हार्ड एंड अनब्रेकेबल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिलिका की वजह से ये चीज होती है। अब ये जो वॉल होती है, सिलिशियस वॉल या फ्रिस्ट्यूल इज डिपॉजिटेड इन देयर हैबिटेट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स विच इज रिफर्ड एज डायटोमेसाइट या डायटमेशियस अर्थ या काइसल गुहर। होता क्या है बेटा समझो, ये जो डायटम है समुद्र में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसकी डेथ भी होगी। अब ये जब डेथ होगी ये एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, और ये क्या करता है, समुद्र के अंदर एक बड़े बड़े पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर से सुन लो तुम लोग, ये जो, क्योंकि डायटम्स में सिलिका और सेलुलोज होता है, स्पेशली सिलिका, इसकी वजह से ये बहुत सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आती है, इस्तेमाल की जाती है। अब ये डायटम्स की जब डेथ होती है तो डायटम अपनी सेल वॉल के समेत जो उसका हैबिटेट होता है वहां पर वो जमता चला जाता है, और इसकी वजह से वो पहाड़ की तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम लोग डायटोमोसाइट कहते हैं, ठीक है, या डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं, या इसे हम लोग काइसल गुहर कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए, ब्रिंग्रिटी इट इज यूज्ड इन, यानी ये किसकी बात की जा रही है, ये डायटोमेशियस अर्थ की बात की जा रही है, ठीक है। ये ठीक है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। तो यहां मैंने लिख रखा है कि ये यूज की जाती है किसमें, इन द फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर केन, रिफाइनरीज, टूथपेस्ट, हीट इंसुलेटर, साउंड प्रूफिंग, इन सब जगहों पे बेटा ये क्या डायटोमेशियस अर्थ जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायटम्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ सीवेज पोल्यूशन, आर गुड इंडिकेटर ऑफ सीवेज पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सीवेज पोल्यूशन, सीवेज क्या होता है, सुन लो मेरी बात, हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। और जाहिर सी बात है वो सीवेज बेटा डायरेक्ट कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। आप देख लीजिए यमुना के क्या हालात हैं, काली पड़ चुकी है यमुना, काला, एग्जैक्टली आप कह ही नहीं सकते कि यमुना जो है वो नदी है, आप कहेंगे ये कोई नाला बह रहा है। जो उसके हालात, जो उसके फिजिकल अपीयरेंस जो है यमुना के, वो आपको लगेगा कि ये कोई नाला बह रहा है, लेकिन असल में वो नदी है। और ये क्यों है, ये हमारी अपनी हरकतों की वजह से है। हमने दो मेन चीज की वजह से जो हमारी रिवर्स है वो पोल्यूट होती हैं, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है और दूसरा सीवेज। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला ऑयल है, ग्रीस है, या इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, और दूसरी चीज क्या मैंने बताई, हमारे घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसे ही क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं बेटा। ठीक है, आप इस यही हाल गंगा में का देख लीजिए, इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, चलो, तो वो सीवेज पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। अच्छा ये देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, किस किस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पहला इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी। यहां पे तुम्हें बता दूं बेटा, ये बात आप याद रखिएगा, जानते रहिए कि क्लोरोफिल कई तरह की होती है। 5 तरह की अभी तक हमें पता चला है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, है ना, 5 तरह की होती है। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे 4th यूनिट में, 11th में, तब हम लोग वहां पे डिटेल में इस बात को पढ़ेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन है एंड ज़ैंथोफिल है। ये कैरोटीनॉइड्स जो एक पिगमेंट होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट 2 तरह का होता है, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल।
लास्ट बेटा इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन के जरिए से होता है, यानी वो क्या होता है, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होके वो दो बॉडी बना लेती है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, हमारा डाई आइटम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया बेटा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्टा को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। तो पहला ग्रुप उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में भी 3 ग्रुप है, डाई आइटम है, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड है। तो पहला जो टॉपिक हमारा है डाई आइटम, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है पायरोफाइटा या डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है बेटा। अच्छा, डायनोफ्लैजिलेट्स ज्यादातर कैसे होते हैं? मोस्टली मैरीन है, मोस्टली मैरीन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। अब देखो तुम लोग ये सारे डिफरेंस याद रखना। अभी डाई आइटम मैंने पढ़ाया, वहां पे सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। ठीक, वहां पे सेलुलोज प्लस सिलिका, और यहाँ पे सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। अच्छा, अभी याद करो बेटा, तुम लोग पढ़ाया था कि जो फ्लैजिला के केस, डाई आइटम के केस में फ्लैजिला नहीं होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे, और दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, इस तरीके से, ऐसे 90 डिग्री पे फ्लैजिला होते हैं। देखो, दे हैव 2 फ्लैजिला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वन लाइज ट्रांसवर्सली एंड अदर लाइज लॉन्गिट्यूडनली, बोथ फ्लैजिला ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब याद रखिएगा बेटा, पूछा जाता है कि दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के, एक फ्लैजिला ये है, एक फ्लैजिला ये, दोनों फ्लैजिला एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है, और ये इसे हेल्प करते हैं स्पिनिंग मूवमेंट में, यानी इस तरीके से घूमने में भी इसे हेल्प करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है एक डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिसे गॉनियोलेक्स कहते हैं। इसे याद रखना, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद करो तुम। गॉनियोलेक्स मैंने जहां और बताया है, और ये हेल्प करता है रेड टाइड में, या रेड सी अपीयरेंस जो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सी का अपीयरेंस रेड होता है। याद करो, ये चीज मैंने एक जहां और पढ़ाई है बेटा, जब मैं लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ा रहा था, जब मैं आप लोगों को मोनेरा पढ़ा रहा था, है ना, मोनेरा में बेटा बीजीए जब हम पढ़ रहे थे, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहां पर मैंने ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा पढ़ाया था। याद आ रहा है कुछ? नोट्स पलट के देखिए, नोट्स बना लिया आप लोगों ने, नहीं बनाया? नोट्स कंप्लीट किया है या नहीं किया है बेटा? अगर नहीं किया है तो कंप्लीट कर लीजिए, है ना, उसमें लापरवाही मत करिए आप लोग, ठीक है? तो नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो उसमें देखिए आप लोगों को मैंने ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा लिखवाया है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा में मैंने वहां पे बात कही है कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा की वजह से रेड सी का अपीयरेंस रेड होता है, और वहां पर मैंने कहा था कि सिर्फ ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा नहीं, उसके साथ साथ डायनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं, और यही वो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है जिसकी वजह से रेड टाइड का, रेड सी का अपीयरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे टिक कर लेना, बहुत बार पूछा गया है मेडिकल में। इसके अलावा कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, यानी जहर। टॉक्सिन मतलब होता है जहर, है ना, टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली फिशेस, उनके लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट इज कॉल्ड मीजोकैरियोट, है ना, मीजोकैरियोट, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट हिस्टोन प्रोटीन, इसको मैं लिख दे रहा हूं, बट हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, ठीक है। अच्छा, बट हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। अच्छा, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? देखो, अगर आप जो यूकैरियोटिक डेवलप यूकैरियोटिक्स है, जैसे ह्यूमन की बात करो, तो हमारा जो डीएनए होता है ना, ह्यूमन की बात करिए, आप प्लांट्स की बात करिए, जो डेवलप्ड यूकैरियोट्स है, तो आप जो हमारा डीएनए होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। सॉरी, जो क्रोमोसोम जो है हमारा, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक डीएनए होता है और एक हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये 2 चीजों से मिलकर हमारा बना होता है, ठीक है, जो डेवलप्ड यूकैरियोट्स होते हैं।
हिस्टोन प्रोटीन का फायदा क्या होता है कि डीएनए में जो कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है ना, वो बेटा इसी हिस्टोन प्रोटीन की वजह से होता है। जो क्रोमोसोम में कंडेंसेशन जो आता है वो इसी हिस्टोन प्रोटीन की वजह से आता है। तो यहां पर क्या होता है, यानी प्रोटिस्टा के केस में और डायनोफ्लाइगेलेट के केस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अच्छा, किस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी होता है। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और दूसरा अल्फा कैरोटीन है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिजन। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया बेटा? ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया? ये हमारा कंप्लीट हो गया डायनोफ्लाइगेलेट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड ग्रुप है और जाहिर सी बात है यूग्लिनॉइड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना है जो कि मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। दो तरह का न्यूट्रिशन शुरू में मैंने बता दिया था, दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसे मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना। देखिए यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसे टिक करो, कई बार क्वेश्चन पूछा ये कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि यूग्लिना की अगर आप क्वालिटीज को देखेंगे ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं इसकी जो प्लांट के करीब होती है और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो एनिमल के करीब होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ठीक है, मैक्सिमम मेजॉरिटी इज फाउंड इन फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर में भी कैसा? स्टैग्नेंट वाटर। व्हाट इज स्टैग्नेंट वाटर? स्टैग्नेंट वाटर मतलब होता है बेटा जो रुका हुआ पानी हो, है ना, रुका हुआ, लेक, पॉन्ड, जो रुका हुआ पानी होता है उसे हम लोग स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो मैक्सिमम जो यूग्लिना होता है वो स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, याद करो, अभी आप लोग रिकॉल कर लीजिए, डाई एटम के केस में सेल वॉल प्रेजेंट थी और वो बनी होती है किसकी? सेलुलोज प्लस सिलिका की। तुम डायनोफ्लाइगेलेट के केस में आ जाओ, वहां पर भी सेल वॉल पाई जाती है और किसकी किसकी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। यहां पर लेकिन क्या केस है? यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन आउटर कवरिंग जो होती है यूग्लिना की, उसमें एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम लोग पैलिकल कहते हैं। देखिए, बट प्लांट बॉडी इज सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच कवरिंग, है ना, प्रोटीन रिच कवरिंग कॉल्ड पैलिकल। नेक्स्ट बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसा होता है? क्लोरोफिल ए है, बी है, अल्फा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। अच्छा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ यूग्लिना जो है ना, ये काफी सिमिलर होता है पिगमेंट्स ऑफ हायर प्लांट से। ये बात मैं लिख दे रहा हूं, इज सिमिलर टू द पिगमेंट ऑफ हायर प्लांट्स। टू द पिगमेंट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है बेटा, ये हायर प्लांट के पिगमेंट से काफी सिमिलर होता है, ये जो इसका यूग्लिना का पिगमेंट है। नेक्स्ट, मूवमेंट बाय फ्लैजेला। इनमें फ्लैजेला होता है, उसके जरिए से, सिंगल फ्लैजेला होता है, उसके जरिए से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल कैसा होता है? एंटीरियर होता है एंड फिक्स्ड होता है। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है बेटा? वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि यूग्लिना के अंदर कितना पानी चाहिए और कितना बाहर हो, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? यही वैक्यूल जो होता है वो डिसाइड करता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें पाया जाता है जिसे हम लोग पारामाइलॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें, यूग्लिना की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है बेटा उसका मिक्सोट्रॉफिक नेचर। मैंने आपको बताया था यूग्लिना के केस में दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। यूग्लिना के केस में दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक क्या है? एक है बेटा एक है तो फोटोसिंथेसिस करता है। जब लाइट प्रेजेंट होगी, जब लाइट मौजूद होगी तो ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। जब लाइट खत्म हो जाएगी तो वो ये हेटेरोट्रॉफिक यानी प्रीडेशन के जरिए से, प्रीडेशन ऑन अदर स्मॉल ग्रुप्स, जो प्रीडेशन करेगा यानी पैरासाइट की तरह एक्ट करेगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा। और इसीलिए हम लोग इसके डुअल बिहेवियर की वजह से इस तरह के मिक्सोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम लोग मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते
ठीक है, समझ में आया? अच्छा, हाँ देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि सबसे बाहर की तरफ इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। अच्छा, अब जो उसके अंदर क्या होगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर फिर मेम्ब्रेन होगी, और क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा इसमें, जो कि क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ये बेटा क्या है, फ्लैजिला पाया जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। अच्छा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके अलावा फिर यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा, प्लस ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो ये बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया किसका, ये है यूग्लिना का स्ट्रक्चर, है ना। यूग्लिना में जिसमें सेल वॉल फ्लैजिला दिख रही है आपको, ये जो ये पॉइंट है इसे बेसल ग्रैन्यूल कहेंगे, बेसल ग्रैन्यूल कहेंगे। सबसे बाहर की तरफ मैंने पेलिकल दिखाई, उसके बाद फिर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, वो लिक्विड है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैंने आपको दिखाया, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिखाया। आगे चलते बेटा हम लोग। अब नेक्स्ट है थर्ड वो है स्लाइम मोल्ड, सॉरी सेकंड है, सॉरी। देखो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला बेटा फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोटॉप्स थे। उसमें हमने डायटम्स सबसे पहले पढ़ा, फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा, और सब उसके बाद हमने यूग्लिनॉइड पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ प्रोटिस्टा जो है, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड किया है, वो स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड है। स्लाइम मोल्ड को हम लोग नेकेड फंजाई भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं, या सप्रोफाइट प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। यानी ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा, लेकिन इसका न्यूट्रिशन कैसा है, कंज्यूम करता है, यानी हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब ये सैप्रोफाइट नेचर का होता है। अच्छा, अब ये जो स्लाइम मोल्ड जो होता है, ये दो तरह का हो सकता है। स्लाइम मोल्ड जो बेटा, ये दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कि जब ये फेवरेबल कंडीशन में,
ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन में बेटा इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्लाइम मोल्ड है ये क्या बनाते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। देखिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। इसमें इसको हम कहेंगे स्पोरेंजिया। ठीक है बेटा, ये स्पोरेंजिया होती है जो कि फ्रूटिंग बॉडी होती है। ये स्पोरेंजिया है जो कि फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग फंजाई पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई पढ़ेंगे सॉरी, वहां पर हम लोग डिटेल में फ्रूटिंग बॉडी पढ़ेंगे। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स होते हैं। ये इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर कैसे होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ये जो स्पोर जो है, ये स्पोर जो है इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि स्लाइम मोल्ड जो है जब फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोरेंजिया यानी फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये जो स्पोरेंजिया या फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग इसमें पॉइंट देखते हैं बेटा। ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये जो जिसे हम लोग स्लाइम मोल्ड कह रहे हैं, दीज ऑर्गेनिज्म डेवलप स्लाइमी मास, चिकना मास, है ना, slimy mass at the time of their vegetative phase and hence they are called slime mold। इसी वजह से हम इसे slime mold कहते हैं। They are also called protestant fungi। इसे protestant fungi इसलिए कहते हैं कि फंजाई की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था। फंजाई की बेटा मेन कैरेक्टरिस्टिक है सैप्रोफाइटिक नेचर का होता है। फंजाई सैप्रोफाइटिक नेचर का होता है क्योंकि ये जो सारे प्रोटिस्टा हैं इनमें से बहुत से स्लाइम मोल्ड्स ऐसे हैं जो सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। इसीलिए हम इसे प्रोटिस्टेंट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसके बिकॉज ऑफ सैप्रोफाइटिक नेचर। बिकॉज ऑफ सैप्रोफाइटिक नेचर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए बॉडी यानी ये जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी जो है मूव्स अलोंग डिकेइंग यानी जो सड़ती है डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। वहां से वो ऑर्गेनिक मैटर्स को इनगल्फ करते हैं। ठीक। अच्छा, अब जो बात मैंने बताई थी, अंडर सूटेबल कंडीशन यानी फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में वो प्लाज्मोडियम बनाएंगे which may grow and spread over several feet। ठीक है, लेकिन जब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में या अनसूटेबल कंडीशन में वो क्या बनाएंगे, स्पोरेंजिया बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और उस फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजिया कहते हैं एट देयर टिप। और उसके अंदर स्पोर्स होंगे और वो स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, सेलुलोजिक स्पोर्स होते हैं। ठीक है, वो स्पोर्स सेलुलोजिक स्पोर्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं और रेजिस्ट कर सकते हैं अपने आप को, डैमेज से बचा सकते हैं एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। या अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि फूड ना मिल रहा हो, पानी की कमी हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं या एडवर्स कंडीशन कहते हैं। तो स्पोर्स क्योंकि रेजिस्टेंट होता है इसलिए इस तरीके की एनवायरनमेंट में वो आसानी से सरवाइव कर सकता है। अच्छा, और फिर स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए स्लाइम मोल्ड जो है ना, स्लाइम मोल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो फंजाई से भी मिलती हैं,
प्लांट से भी मिलती हैं और एनिमल से भी मिलती हैं। एक बार फिर से सुन लो, स्लाइम मोल्ड के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फंजाई, एनिमल और प्लांट सबसे मिलते जुलते होते हैं। फंजाई लाइक फीचर क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। मैं तुम्हें बेटा अगले वीडियो में, ये हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये फंजाई की मेन प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रोटिस्टा में भी फ्रूटिंग बॉडी पाई जा रही है। अभी मैंने आपको दिखाया, अभी बेटा मैंने आपको दिखाया है, ये देखो फ्रूटिंग बॉडी मैंने दिखाया है, क्योंकि फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है और यहां पर भी पाई जा रही है स्लाइम मोल्ड में भी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड है उसके अंदर फंजाई लाइक प्रॉपर्टीज है। दूसरा देखो, प्लांट लाइक फीचर, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। देखो प्लांट की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल भी कैसी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेलुलोजिक सेल वॉल कहां पर पाई जा रही है? प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड्स में पाई जा रही है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसके अंदर प्लांट लाइक फीचर होते हैं। ठीक। तीसरा क्या है? एनिमल लाइक फीचर। एनिमल लाइक क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम बॉडी जो होती है, ये जो प्लाज्मोडियम जो पहले मैंने बताया कि जो फेवरेबल कंडीशन में होती है वो विदाउट सेल वॉल होती है। और आपको पता है कि एनिमल की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किससे मिल रही है? एनिमल से मिल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनिमल लाइक फीचर, प्लांट लाइक फीचर और फंजाई लाइक फीचर, ये तीनों फीचर्स स्लाइम मोल्ड में पाए जाते हैं। अच्छा, अब लास्ट आ जाइए प्रोटोजोआंस में। प्रोटोजोआंस में देखो, हम लोगों ने सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेटिक होते हैं या फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन कर लिया कि वो फोटोसिंथेसिस जो कंज्यूम करते हैं या सैप्रोफाइटिक होते हैं, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा हम प्रोटोजोआंस में आते हैं, जो कि कैसे होते हैं? जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले क्या कि ये दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, दे आर कॉल्ड द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। और दूसरा क्या, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और ज्यादातर कैसे होते हैं? पैरासिटिक नेचर के होते हैं। प्रोटोजोआंस को हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अमीबॉयड, पहला है अमीबॉयड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोआंस। ये 4 ग्रुप में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट का मतलब होता है कि वो कहां रहते हैं। जैसे हमारा मतलब इंसानों का हैबिटेट क्या है? जमीन, हवा हमारा हैबिटेट नहीं। तो हैबिटेट मतलब कहां आप रहते हैं। तो अमीबॉयड का हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर या सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल, ये तीनों जगहों पे, फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल। और किस तरह का होता है? मोस्टली फ्री लिविंग बट फ्यू पैरासाइट, ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड क्या होता है बेटा? एक्वेटिक होता है। और कैसा होता है? फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइट भी हो सकता है। तीसरा है सीलिएटेड। सीलिएटेड बेटा फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में भी पाया जाता है, और उसके अलावा पैरासिटिक भी हो सकता है, पैरासाइट भी होता है। और स्पोरोजोआंस कैसे होते हैं? स्पोरोजोआंस सारे के सारे इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट मतलब होता है होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। समझ में आया? इंडो पैरासाइट मतलब होता है होस्ट, जो भी होस्ट है जहां से वो फूड ले रहा वो उसकी बॉडी के ही अंदर रहता है, वो स्पोरोजोआंस कहलाता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, जिससे कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया। समझ में आया? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग। अब एक तो ये हो गया कि हैबिटेट, और इनका हैबिटेट कैसा है उसके बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट है लोकोमोटरी ऑर्गन कैसा है इनका। लोकोमोटरी मतलब कैसे मूव करते हैं। तो अमीबॉयड में सीडोपोडिया होती है, जिसे हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं। फ्लैजिलेटेड में नाम से समझ में आ रहा है फ्लैजिला है। सीलिएटेड में नाम से समझ में आ रहा है सीलिया है। और स्पोरोजोआंस में क्या होता है? वो एब्सेंट होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ इसमें, एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। एक एग्जाम्पल अमीबा है, एक अमीबा इंट अमीबा है। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल बेटा क्या है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से एक बहुत मशहूर डिजीज होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लिख लेना, तुम लोग काम आएगी। स्लीपिंग सिकनेस।
ये स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसी तरीके से सीलिएटेड जो प्रोटोजोआंस होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। और स्पोरोजोआंस का क्या एग्जाम्पल है, प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया जो है वो इसी प्लाज्मोडियम से ही डिजीज से होती है। और ये प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआंस होता है, और प्रोटोजोआंस बेटा क्या होता है, एक तरह का प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कुछ, आगे चले। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने आपको डिटेल में प्रोटिस्टा को अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, और वो नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। जो भी टॉपिक बेटा हम पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके 5 क्वेश्चन, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम लोग जरूर लगाएंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, अभी जो ताज़ा ताज़ा हमने पढ़ रखा है, फ्रेश जो हमने पढ़ रखा है, उसी वक्त क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नोट्स बनाइए, तो आप नोट्स तो यहाँ तक तो बनाइए ही, यहाँ तक तो अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। उसके जस्ट बाद भी आप क्या करिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए बेटा। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे जब आप मेडिकल एग्जाम में जाएंगे, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहला क्या है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच पैलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो 4-5 स्टेटमेंट दिया उसे पढ़िए और उसके बेसिस पे बताइए कि ये किस ऑर्गेनिज्म के बारे में ये बात कही जा रही है। क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन कॉल्ड पैलिकल। अब देखो तुम लोग फट से पकड़ लोगे, मैंने बेटा बताया है कि सेल वॉल तो डायएटम में भी प्रेजेंट होती है, और डायएटम की सेल वॉल सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है। डायनोफ्लैगेलेट में सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। लेकिन याद करो, नोट्स में देखिए बेटा, मैंने वहां पे लिखवा रखा है कि यूग्लिना के केस में आप लोग नोट्स देखिए यहां देखिए आप लोग, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जहां पे हम लोगों ने यूग्लिना पढ़ा है, सॉरी इसमें, हाँ यूग्लिना में बेटा मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जिसे हम लोग पैलिकल कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट जिसका डिस्कशन कर रहा है, इसका मतलब ये किसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है यूग्लिना के बारे में। अच्छा, और देखते हैं हम लोग, फिर कह रहा है दे हैव 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग वन। ये भी बात सही कह रहा है, लेकिन एक बात हम यहां बता दें आपको कि डायएटम के केस में फ्लैजिला तो एब्सेंट ही होता है, लेकिन 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं किसमें, डायनोफ्लैजिलेट के केस में। अब यहां पर भी ये कह रहा है 2 फ्लैजिला है, लेकिन यूग्लिना केस में 2 फ्लैजिला होता है और एक अलग अलग साइज का होता है। तो इसका मतलब ये यूग्लिना की बात कह रहा है। लेकिन अब तीसरे पॉइंट क्या है, दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तो कंफर्म है कि ये यूग्लिनॉइड ग्रुप के बारे में बात कह रहे हैं। और चौथा क्या, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये सारे आप बिना ऑप्शन देखे ही बेटा ये सारे आप कह सकते हैं कि जो सारी जो बात की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, यूग्लिनॉइड के लिए। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्ड टू हियर, डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं, डायनोफ्लैजिलेट नहीं हो सकता, स्लाइम मोड्स नहीं हो सकता, डेस्मिड्स नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा, यूग्लिनॉइड होगा, यूग्लिनॉइड आंसर होगा। चलो, यूग्लिनॉइड मतलब यूग्लिना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, ए स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग फीचर। ये कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप में मैंने एक माइक्रोस्कोप सेट किया मैंने, और उसमें एक स्लाइड देख रहा हूं। अब उस स्लाइड में मुझे कुछ फीचर्स दिख रहे हैं, उस फीचर्स के बेसिस पे बताइए वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। क्या फीचर्स है, पहला कह रहा है कि भाई यूनिसेलुलर है, चलो ठीक है ना, यूनिसेलुलर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब देखो यहां तक आप बहुत कुछ क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिसेलुलर है, जाहिर सी बात है सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यूकैरियोट्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे ही। लेकिन अब आता क्या है, कह रहा है ये बाइफ्लैजिलेट है, 2 फ्लैजिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्लैजिला किसने बात की है, यानी डायएटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायएटम में फ्लैजिला नहीं होता। और क्या कह रहा है, 1 फ्लैजिलम लाइंग लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर लाइंग ट्रांसवर्सली। तुम लोग देखो, मैंने बेटा पॉइंट लिखवाया है आपको, आप लोगों को मैंने पॉइंट लिखवाया है डायनोफ्लैजिलेट्स के केस में,
ये देखिए डायनोफ्लैजिलेट के केस में कि दो फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है और एक लॉन्गिट्यूडनली होता है। यानी ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बेटा किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है ये बात हो रही है किसके बारे में? ये बात हो रही है डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। समझ आ गया? अब देखो अगर ये ना होता तो तुम कंफ्यूज होते, क्योंकि ये दोनों और बहुत से ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है, लेकिन तीसरा उसने जो देके एकदम क्लियर कर दिया कि वो डायनोफ्लैजिलेट के लिए ही बारे में पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू अबंडेंस ऑफ। अब देखो रेड टाइड की बात की है, रेड टाइड रेड सी किसकी वजह से था? एक तो तुम्हारा बीजीए है जिसे ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा था। यहां पर मैंने कहा किसके बारे में पढ़ाया था बेटा? यहां पर मैंने किसके बारे में पढ़ाया है? डायनोफ्लैजिलेट में पढ़ाया ना। यहां पर तुम देखो मैंने किसमें केस, अरे भाई देखो तुम लोग गॉनियोलेक्स नहीं करवाया था तुम लोग को? गॉनियोलेक्स करवाया हूं मैं, देखो ये देखो साफ रेड डायनोफ्लैजिलेट लाइक गॉनियोलेक्स रेड टाइड में इन्वॉल्व हो रहा था। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? है ना? देखो तो इसका मतलब क्या होगा? डायनोफ्लैजिलेट्स होगा। और डायनोफ्लैजिलेट्स में भी कौन सा डायनोफ्लैजिलेट होता है? गॉनियोलेक्स होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। अच्छा है, मिसमैच पेयर, मिसमैच और किसका? प्रोटोजोआंस का दिया है। चलो देखते हैं। कह रहा है अमीबॉयड प्रोटोजोआंस इंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एकदम सही है, एकदम सही है। मैंने अभी आप लोगों को करवाया है, आप नोट्स पलट के देखिए, नोट्स में पलट के प्रोटोजोआ देखिए, देखो ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो अमीबॉयड में एग्जांपल इंटअमीबा लिखा है, इंटअमीबा हिस्टोलिटिका ये मैंने लिखवा रखा है ना। तो यानी ये सही है। दूसरा आ जाओ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस गियार्डिका, है ना, ये भी सही है। तीसरे पे आ जाओ, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस पैरामीशियम काउडेटम, देखिए मैंने पैरामीशियम करवा रखा है। अब नेक्स्ट है स्पोरोजोआंस कौन? लेशमैनिया डोनोवी। ये बेटा लेशमैनिया ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लेशमैनिया डोनोवी जो होती है ना, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस है। ठीक है, ये कैसी है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस है। तो यही एक है जो इसमें मिसमैच है, मैच नहीं कर रही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। आप तीसरी लाइन देखिए, आप अपने चैप्टर की जहां से हमने स्टार्ट किया था आज की वीडियो, जहां से बेटा स्टार्ट की थी, नोट्स में आप लोग देखिए थर्ड लाइन है, मैंने बहुत साफ लिख रखा है कि प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं उसके न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, तो कह रहा है कि वो कौन सा किंगडम है जिसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है एग्जांपल आंसर क्या होंगे? प्रोटिस्टा इसके आंसर होंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग इस पूरे जो आज की क्लास हुई है उसका प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन भी आप लोग वहीं पे लिख लिया करिए जरूरी। ठीक है, और उसके बाद आप लोग नोट्स अच्छे तरीके से बना के इसे पूरा याद कर डालिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो डिस्कस करेंगे वो फंजाई से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, फंजाई किंगडम फंजाई से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।